ये समझते हैं, अगर आप डेली एसआईआर का फॉर्म भर रहे हैं और आपका लिस्ट में नाम नहीं है लास्ट एसआईआर लिस्ट में, तो ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा। हम यहाँ पे आपके नाम की लिस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये भी बात कर रहे हैं कि देखिए 2003 की या 2 की लिस्ट में नाम नहीं है, तो एज यूजल सी बात है कि आपको राइट वाला कॉलम भरना है अपने रिलेटिव के थ्रू, अपने पेरेंट्स, ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर के थ्रू। अब अगर लास्ट एसआईआर की लिस्ट में आपके रिलेटिव का भी नाम नहीं है और ना ही आपका नाम है, ना तो आपके माता पिता का नाम है, ना आपके ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर का नाम है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, आगे क्या होगा, आइए समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि अगर लिस्ट में नाम नहीं है लास्ट एसआईआर की, आपका भी नहीं है, आपके ग्रैंडफादर, फादर या मदर का भी नहीं है, तो ऊपर के ये दो कॉलम दिख रहे हैं, इनमें से आपको कुछ नहीं भरना। ठीक है जी। जो नीचे की डिटेल्स है ये ज़रूर आपको भरनी है, जैसे कि आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ और बाकी चीज़ें। जिस ऑप्शन के आगे इफ़ अवेलेबल लिखा है और वो अवेलेबल नहीं है तो उसे मत भरिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और साइन वगैरह कीजिए और एक फॉर्म अपने पास रखिए, वो आपको साइन करके देंगे बीएलओ, और एक बीएलओ को दे दीजिए। ठीक है, ये काम सबसे पहले आपको करना है। अगर आपका लिस्ट में नाम भी नहीं है तो भी ऊपर वाले कॉलम आपको नहीं भरना है, नीचे वाला कॉलम भर के ये जो फॉर्म है अपना बीएलओ वगैरह को दे दीजिएगा। अब आगे क्या होगा आइए समझते हैं। अब देखिए ये हम एफएक्यू पे आए हैं जो दिल्ली ईसीआई की वेबसाइट पे अवेलेबल है। इसमें आपके सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं, जिसमें पॉइंट नंबर 10 में क्या लिखा है भाई, हम क्या करना चाहिए अगर हमारा यानी कि इलेक्टोरल का नाम लास्ट एसआईआर की लिस्ट में नहीं है। तो इन्होंने जवाब दिया हुआ है कि उस केसेस में आप अपने आप को लिंक करेंगे अपने रिलेटिव के थ्रू। जो मैंने बात आपको बार बार बताई है कि भाई राइट वाला कॉलम भरा जाएगा उन कैंडिडेट्स का जिनका 2003 या 2 की लिस्ट में नाम नहीं था, उनके रिलेटिव्स की डिटेल भरी जाएगी। तो ये सिंपल सा जवाब दे रहे हैं। ठीक है भाई। और फिर नीचे आएंगे हम, नीचे क्या लिखा हुआ है कि अगर इलेक्टोरल का खुद का नाम या उसके रिलेटिव का नाम भी नहीं मिला लास्ट एसआईआर में तो क्या होगा। तो उस केसेस में ये लोग क्या बता रहे हैं कि इलेक्टोरल हैव टू फिल हिजर पर्टिकुलर्स, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर और बाकी की सारी चीज़ें, और इनोमिनेशन फॉर्म को रिटर्न कर दे विदाउट फिलिंग द लास्ट एसआईआर डिटेल। जो ऊपर वाले 2 कॉलम है उसको बिना फिल करे नीचे की जो डिटेल्स हैं उसे फिलअप करके जो फॉर्म है वो बीएलओ को वापस कर दें। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ही शी हैज़ टू प्रोवाइड एनी ऑफ द 12 डॉक्यूमेंट्स प्रिस्क्राइब बाय ईसीआई। उसको कोई भी 12 में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा जो कि ईसीआई ने बता रखे हैं। जैसे ही उसको ईआरओ के थ्रू, जो इलेक्शन रजिस्ट्रार ऑफिसर होता है, उसके थ्रू नोटिस रिसीव होगा नोटिस फेज के दौरान, जो कि टाइम है 5 अगस्त से 3 अक्टूबर के बीच, लगभग 2 महीने। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझें कि भाई अगर आपका नहीं है लास्ट एसआईआर की लिस्ट में नाम, ना आपके किसी रिलेटिव का है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप परेशान हो, आपका वोट कट गया। ये जाहिर सी बात है, इसका ये मतलब नहीं है। अगर आपका नाम नहीं है, जैसे फॉर्म मैंने बताया है वैसे आप भरिए बिना एसआईआर की डिटेल्स के, और उस फॉर्म को जो भी लास्ट डेट है उससे पहले पहले अपने बीएलओ को दे दें। अब क्या होगा जी, 5 अगस्त को एक ड्राफ्ट आएगा जिसमें ये बताया जाएगा कि जो हमने इंडिविजुअल ने फॉर्म सबमिट करे हैं उसके अकॉर्डिंग किन किन लोगों का नाम है। ठीक है, ये 5 अगस्त को आएगा। जाहिर सी बात है इस 5 अगस्त की डेट में आपका नाम नहीं होगा क्योंकि आपने एसआईआर का डिटेल नहीं दिया। ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। अब यही डेट के दौरान नोटिस फेज चलेगा आपका 5 अगस्त से 3 अक्टूबर के बीच। इसमें क्या होगा कि जो संदिग्ध होंगे, जिनका नाम नहीं है, उनको नोटिस दिया जाएगा ईआरओ द्वारा। अब वो नोटिस कैसे दिया जाएगा जी, हो सकता है आपके घर में नोटिस आ जाए। ठीक है भाई। हो सकता है वेबसाइट पर कोई पोर्टल आए, ऑनलाइन पोर्टल। ठीक है भाई। हो सकता है अगेन जो बीएलओ हैं या ईआरओ हैं आपके घर में विजिट करें, जैसे वो ये अपना फॉर्म भरवाने के लिए विजिट कराएं। इसी तरीके से किसी भी तरीके से आपको नोटिस दिया जाएगा और आपसे ये कहा जाएगा कि जो 12 डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन ने बताए हुए हैं उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आप हमें दे दें, हम उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद दोबारा से फाइनल इलेक्टोरल रोल आएगा 7 अक्टूबर को, उसमें आपका नाम चढ़ जाएगा। ठीक है, ये करना है। अब सवाल ये आता है कि वो 12 डॉक्यूमेंट कौन कौन से होंगे, वो भी इस लिस्ट में मेंशन है। आइए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है वो 12 डॉक्यूमेंट जिनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करना है। ठीक है, अब आप इस डॉक्यूमेंट को सर्च कर सकते हैं गूगल पर, डिटेल में समझ सकते हैं कि ये क्या होता है। कुछ डॉक्यूमेंट मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट है, ये तो पता है सबको क्या होता है। पासपोर्ट भी पता है सबको क्या होता है। मैट्रिकुलेशन मार्कशीट यानी कि 10th क्लास की मार्कशीट, पता है आपको क्या होता है। और रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट ओबीसी एससी एसटी ये आप प्रोवाइड करवा सकते हो। इसके अलावा ऊपर क्या है भाई, कोई भी आईडी कार्ड,
या पेंशन पेमेंट का ऑर्डर जो किसी रेगुलर एम्प्लॉय को इशू करा जाता है, या अगर कोई पेंशन ले रहा है गवर्नमेंट से, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसको इशू करा जाता है तो उसका प्रूफ दिखाना पड़ेगा। और कोई भी आईडी कार्ड या कोई भी सर्टिफिकेट या कोई भी डॉक्यूमेंट जो भारत में इशू हुआ है गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है जी, गवर्नमेंट द्वारा या लोकल अथॉरिटीज़ द्वारा या बैंक पोस्ट ऑफिस द्वारा या LIC द्वारा या PSU द्वारा, लेकिन 1 जुलाई 1987 के पहले का, ठीक है भाई। ये डेट क्या लिंक है समझ में नहीं आता। खैर, ये हो गया परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट स्टेट अथॉरिटी। किसी स्टेट अथॉरिटी ने कोई सर्टिफिकेट इशू करा परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट का, वो आपको दिखाना पड़ेगा। फॉरेस्ट सर्टिफिकेट, फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट में भी जाओ, हमें समझ में आ रहा है फॉरेस्ट राइट, जो जंगल में जा सकते हैं उनके लिए कोई राइट सर्टिफिकेट होता होगा, वो आपको दिखाना पड़ेगा अगर है तो। NRC का अगर कोई है, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो इसका प्रूफ दिखाना पड़ेगा। फैमिली रजिस्टर प्रिपेयर्ड बाय स्टेट लोकल अथॉरिटीज़, ये आपको दिखाना पड़ेगा। और कोई लैंड या कोई हाउस जो आपको अलॉट हुई है गवर्नमेंट द्वारा, उसका सर्टिफिकेट है तो वो आपको दिखाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 12 में क्या है भाई, फॉर आधार, आधार के लिए कमीशंस डायरेक्शंस इशूड वाइट लेटर नंबर दिस शॉल अप्लाई। जो भी डायरेक्शन थी इस डेट द्वारा आधार के संदर्भ में, उसके संदर्भ में जो भी डायरेक्शन थी, डॉक्यूमेंट था, वो आपको दिखाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 12 को अब 2025 में इलेक्शन कमीशन ने कोई नोटिफिकेशन रिलीज़ करा था आधार के संदर्भ में। बेसिकली आधार को 12वें डॉक्यूमेंट के तौर पर ऐड करा था कि जो ऊपर के 11 डॉक्यूमेंट हैं इसके साथ साथ आधार भी आप ऐड कर लो। उसमें कुछ डायरेक्शन इशू करी गई थी BLO ERO वगैरह को कि आप आधार भी एक्सेप्ट कर सकते हो। तो मोस्ट लाइकली यही हमें चीज़ समझ में आती है, बट मैं इस वीडियो में आपको साफ क्लियर बता रहा हूँ कि ये पॉइंट नंबर 12 को मैं और डिटेल में समझाऊंगा कुछ टाइम में कि ये जो कमीशंस का क्या डायरेक्शन था 9 सितंबर 2025 का आधार के संदर्भ में। उसमें ये पॉइंट भी लिखा गया है कि आधार को आप एज एन आइडेंटिटी के तौर पर एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन सिटीजनशिप, नागरिकता के तौर पर एक्सेप्ट उसको नहीं कर सकते। तो वो पॉइंट भी उसमें है, तो उसको डिटेल में हम समझेंगे। फिलहाल आप आधार समझिए, आधार भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है जी। तो ये 12 डॉक्यूमेंट हैं, आपको दिखाने पड़ेंगे जब भी नोटिस फेज आएगा 5 अगस्त से अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक, ठीक है। इन डॉक्यूमेंट को आप दिखाएंगे, उसके बाद जो भी प्रोसेस होगा वो होगा। इन डॉक्यूमेंट को हो सकता है आपको इलेक्शन ऑफिस जाना पड़े अपने एरिया के, हर एक एरिया का इलेक्शन ऑफिस होता है, नज़दीक में ही होता है, ज़्यादा दूर नहीं होता, वहाँ जाके वहाँ दिखाना पड़ सकता है। आपके घर पे अगर नोटिस आया तो उस नोटिस में बताया जाएगा किस तरीके से दिखाना है, या हो सकता है कोई ऑनलाइन पोर्टल खुल जाए वहाँ पे अपलोड करना हो, तो कुछ भी हो सकता है। वो नोटिस पीरियड जब आएगा तब हम बात करेंगे। तो ये दोस्तों प्रोसेस था दोस्तों, जो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने आए थे। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।